हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग क्लास 6 एनसीईआरटी की बुक देखेंगे। इसका चैप्टर 2 भोजन के घटक। इससे पहले चैप्टर में हम लोगों ने देखा था भोजन कहाँ से प्राप्त होता है। आज उसी का सेकंड चैप्टर है भोजन के घटक। चलिए शुरू करते हैं। अध्ययन 1 में हमने उन खाद्य पदार्थों की सूची बनाई थी जिन्हें हम खाते हैं। भारत के विभिन्न भागों में खाए जाने वाले भिन्न भिन्न व्यंजनों के बारे में हमने बताया था तथा इन्हें मानचित्र में अंकित किया था। इस प्रकार के भोजन में चपाती, दाल और बैंगन का भरता हो सकता है, तो दूसरे में चावल, सांभर तथा भिंडी हो सकती है। इसके अतिरिक्त अन्य भोजनों में अप्पम, मछली तथा सब्जियां हो सकती हैं। यहाँ पर दिखाया गया है कि जैसे कि अलग अलग राज्यों में भोजन सबका अलग अलग होता है। क्रियाकलाप। आमतौर पे हमारे आहार में अन्न से बना कम से कम एक व्यंजन होता है। दूसरे खाद्य पदार्थों में दाल या मांस या कोई अन्य व्यंजन या तथा सब्जी हो सकती है। इसमें दही, मट्ठा तथा अचार भी शामिल है। इस तरह के आहार के कुछ उदाहरण सारणी 2.1 में दिए गए हैं। अध्याय 1 में प्रस्तावित क्रियाकलाप 2 में हमें आपके द्वारा सारणी में दर्शाए गए व्यंजन छांटिए। इस सूची में कुछ अन्य व्यंजन जोड़िए। ये देखिए क्रियाकलाप दिया गया है जो बच्चों के लिए। कभी कभी हम अपने भोजन में वस्तुतः इन सभी व्यंजनों को नहीं ले पाते हैं। सही बात है, जैसे कि हम लोग कहीं अगर बाहर हैं या कहीं भी हैं तो हो सकता है कभी कभी हम लोगों को इतनी सब चीज़ें नहीं खाने को मिल पाती हैं। यदि हम यात्रा में हों तब हम वही खा लेते हैं जो रास्ते में उपलब्ध होता है। बिल्कुल सही बात है। हम में से कुछ लोगों के लिए यह संभव नहीं हो पाता है कि इस तरह के विविध व्यंजन हर समय खा सकें। आहार में विभिन्न खाद्य पदार्थों के इस तरह के वितरण का कोई न कोई आधार होना चाहिए। क्या हमारे शरीर को विशेष प्रयोजन के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के भोजन की आवश्यकता होती है? ये क्वेश्चन जो है बच्चों से पूछा गया है। विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों में क्या होता है यह जानने के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों में क्या होता है। अब देखिए खाद्य पदार्थ जो हम लोग भोजन करते हैं उसमें होता क्या है, आखिर वो हमारे शरीर को कैसे लाभ पहुंचाता है, इस चीज़ के बारे में बताया गया है। जंतुओं से मिलते हैं या कच्ची सामग्री के संघटक क्या हैं? इस कच्ची सामग्री में हमारे शरीर के लिए कुछ आवश्यक घटक होते हैं। इन घटकों को हम पोषक कहते हैं। हमारे भोजन में कुछ पोषक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन तथा अन्य खनिज लवण हैं। देखिए हमारे भोजन में जो आवश्यक पोषक तत्व होते हैं वो कौन से हैं? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन तथा खनिज लवण हैं। इसके अतिरिक्त हमारे भोजन में रुक्षांश तथा जल भी शामिल होता है जिसकी हमारे शरीर को आवश्यकता होती है। ये देखिए इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे मिल गई, इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। क्या सभी खाद्य पदार्थों में ये सभी पोषक तत्व उपलब्ध होते हैं? कुछ साधारण विधियों से हम यह जान सकते हैं कि कच्ची सामग्री पके भोजन में कौन सा या एक से अधिक या एक पोषक उपलब्ध है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के परीक्षण इसमें करके दिखाया गया है बच्चों को कि जिसे कोई भी चीज़ खाने वाली उसमें पता कर सकते हैं कि उसमें कौन सी चीज़ उपलब्ध है, कार्बोहाइड्रेट है या वसा है या विटामिन है, क्या है, कैसे पता करेंगे। इन परीक्षणों को करने के लिए आपको आयोडीन, कॉपर सल्फेट, देखिए इन परीक्षणों को करने के लिए हमें क्या क्या होना चाहिए? हमारे पास आयोडीन, कॉपर सल्फेट तथा कास्टिक सोडा विलयनों की आवश्यकता होती है। अब देखिए अगर आपके पास ये उपलब्ध नहीं है तो उनको बनाएंगे कैसे? इन परीक्षणों को पके हुए भोजन तथा कच्ची सामग्री पर करें। इन परीक्षणों से प्राप्त परीक्षणों को सारणी 2.2 में दर्शाने का तरीका दिया गया है। अब यहाँ पे देखिए सावधानी दी गई है कि इसे चखने का प्रयास मत करें। किसी भी रसायन पदार्थ को चखने का प्रयास मत करें। यदि आवश्यक विलयन तत्काल उपलब्ध ना हो तो अध्यापक निम्न विधियों द्वारा इसे तैयार कर सकते हैं। आइए कार्बोहाइड्रेट उपस्थित है, कार्बोहाइड्रेट का परीक्षण देखते हैं कैसे करते हैं। अब कार्बोहाइड्रेट हमारे भोजन में किस प्रकार से कौन कौन से रूप में उपस्थित होता है? मड तथा शर्करा के रूप में। तो कार्बोहाइड्रेट का परीक्षण कहा जा सकता है या मड का परीक्षण कहा जा सकता है। देखिए अब जो है जैसे जो रासायनिक पदार्थ हमारे पास उपलब्ध नहीं है वो टीचर हम लोगों को कैसे बना के देंगे? आयोडीन का तनु विलयन बनाने के लिए जल से आधी भरी परखनली में कुछ बूंदे टिंचर आयोडीन को मिला दीजिए। इसे आयोडीन का
तनु विलयन मिल जाएगा, जिसको इंग्लिश में कहते हैं डाइल्यूट। कॉपर सल्फेट विलयन 100 मिलीलीटर जल में 2 ग्राम कॉपर सल्फेट घोलने से बन जाता है। 100 मिलीलीटर जल में 10 ग्राम कास्टिक सोडा घोलने से हमें अभीष्ट कास्टिक सोडा विलयन मिल जाता है। देखिए 3 चीज़ें बताई गई थी, तीनों चीज़ें यहाँ पे उपलब्ध हो गई। कैसे प्राप्त हो गई हैं वो यहाँ पे दिया गया है, इसे नोट डाउन करना चाहिए, नोट डाउन कर लीजिएगा। यदि किसी खाद्य पदार्थ में मड है तो इसका आसानी से परीक्षण कर सकते हैं। कैसे करेंगे? मड के लिए परीक्षण, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। मड के लिए परीक्षण, ये देखिए एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है कि मड का परीक्षण आप कैसे करेंगे, या फिर जो है कुछ परीक्षण दिए होते हैं उसमें पूछता है कि इससे हमें क्या प्राप्त होता है। तो इसके लिए देखते हैं क्या करना होगा हम लोगों को। परीक्षण के लिए खाद्य पदार्थ या कच्ची सामग्री की अल्प मात्रा लीजिए, इसमें तनु आयोडीन विलयन की 2 या 3 बूंदें डालिए। खाद्य पदार्थ के रंग में होने वाले परिवर्तन देखिए, क्या यह नीला या काला हो जाएगा? नीला या काला, यहाँ पर देखिए ये चीज़ नोट कर लीजिएगा। अगर किसी भी पदार्थ में पदार्थ का मिश्रण है, उसमें अगर डाइल्यूट आयोडीन या तनु आयोडीन मिलाया जाता है, उसमें 2-3 बूंदें डाली गई हैं, अगर उसका रंग नीला या काला हो जाता है तो उसमें मड उपस्थित है, ये चीज़ का पता चल जाएगा। तो क्वेश्चन कैसे आता है? जैसे एक क्वेश्चन दे दिया गया है कि कोई खाद्य पदार्थ है, उसमें 2-3 बूंदें आयोडीन तनु आयोडीन की मिलाई गई हैं, उसका रंग काला हो जाता है, तो उसमें कौन सा पदार्थ उपस्थित है? मड उपस्थित है, प्रोटीन उपस्थित है, वसा उपस्थित है। तो हमें जब ये चीज़ पता होगी, ये चीज़ मालूम होगी, तभी हम जान पाएंगे कि उसमें क्या उपस्थित है। तो सीधा सा हमारा आंसर हो जाएगा इसमें मड या कार्बोहाइड्रेट उपस्थित है। चलिए आगे देखते हैं। इस परीक्षण को किसी अन्य खाद्य पदार्थ के साथ दोहराइए और जांच कीजिए कि इसमें मड है या नहीं है। प्रोटीन के लिए परीक्षण कैसे होता है? जैसे हम लोगों ने मड का परीक्षण किया था उसी प्रकार से प्रोटीन का परीक्षण करके देखेंगे। प्रोटीन के परीक्षण के लिए किसी खाद्य पदार्थ की थोड़ी मात्रा लीजिए। जिस खाद्य पदार्थ का परीक्षण करना है, यदि वह ठोस है तो उसे पहले पेस्ट बना लीजिए, पेस्ट या चूर्ण में बना लीजिए। खाद्य पदार्थ को थोड़ी मात्रा में पीस करके या मसल करके चूर्ण को एक साफ प्रणाली में डाल दीजिए और 10 बूंद जल, ये चीज़ यहाँ पे नोट कर लीजिएगा, 10 बूंद जल डाल के उसे अच्छी तरह हिलाइए। अब ड्रॉपर की सहायता से परख नली में 2 बूंद कॉपर सल्फेट। अब यहाँ पे देखिए ध्यान दीजिएगा, हम लोगों ने जो मड का परीक्षण किया था उसमें क्या डाला था? डाइल्यूट आयोडीन, मतलब तनु आयोडीन डाला था। कितनी? 2 या 3 बूंदें। अब यहाँ पे 2 बूंदें क्या डाली जा रही है? पानी डालने के बाद 10 बूंद जल डालने के बाद 2 बूंद कॉपर सल्फेट का विलय मिलाया जा रहा है। ठीक है, अब देखते हैं क्या प्राप्त होता है। 10 बूंद कॉपर सल्फेट तथा 10 बूंद कास्टिक सोडा का विलयन डालिए, अच्छी तरह हिलाकर कुछ मिनट के लिए परखनली को रख दीजिए। आप क्या देखते हैं? परखनली का पदार्थ बैंगनी रंग का हो गया। किस रंग का हो जाएगा? बैंगनी रंग का हो गया है। बैंगनी रंग का अगर हो जाता है तो उसमें प्रोटीन उपस्थित है। अब वसा का परीक्षण करें। वसा का परीक्षण करना बहुत ही आसान है। वसा के परीक्षण के लिए हमें क्या करना होगा? किसी कागज़ या कपड़े में उस खाद्य पदार्थ को हमें रखना है या रगड़ना है। रगड़ने के बाद उसको हटा देंगे वहाँ से, कागज़ या कपड़े से। उसके बाद वहाँ पर देखिए कुछ तेल जैसे धब्बे मालूम पड़ेंगे, उसको उजाले में लगा के देखेंगे तो उसमें धब्बे मालूम पड़ेंगे। देखिए यहाँ पे देखिए कागज़ पर तेल का धब्बा खाद्य पदार्थ में वसा की उपस्थिति दर्शाता है। अगर तेल का धब्बा दिखाई दे रहा है तो उसमें मतलब फैट है, मतलब वसा है उसमें। अगर नहीं दिखाई दे रहा है तो उसमें नहीं है। हमने 3 पोषक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के लिए खाद्य पदार्थों का परीक्षण कर लिया है। विटामिन तथा खनिज लवण जैसे अन्य पोषक भी हमारे विभिन्न खाद्य पदार्थों में उपस्थित रहते हैं। इन सभी पोषकों की हमें क्यों आवश्यकता होती है? अब देखिए विटामिन और खनिज लवण की आवश्यकता क्यों होती है, इसके बारे में पढ़ना है। विभिन्न पोषक हमारे शरीर के लिए क्या करते हैं? कार्बोहाइड्रेट मुख्यतः हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। यहाँ पे देखिए नोट करने की चीज़ है, कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर को क्या प्रदान करता है? ऊर्जा प्रदान करता है। वसा से भी ऊर्जा मिलती है। वास्तविकता यह है कि कार्बोहाइड्रेट की तुलना में वसा की समान मात्रा से हमें अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। बट यहाँ पे वसा से हमारे शरीर को मोटापा बढ़ जाता है, लेकिन कार्बोहाइड्रेट से मोटापा नहीं बढ़ता है। अब देखिए यहाँ पे कुछ चित्र दिए गए हैं। कार्बोहाइड्रेट भोजन को ऊर्जा देने वाला भोजन भी कहते हैं, ये चीज़ भी नोट डाउन कर लीजिएगा। कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन को ऊर्जा देने वाला भोजन भी कहते हैं। अब यहाँ पे देखिए कुछ ये एग्जाम्पल दिए गए हैं, कुछ चित्र दिए गए हैं। इसमें देखिए ये दिया हुआ है कार्बोहाइड्रेट
के कुछ स्रोत। कार्बोहाइड्रेट किसमें किसमें प्राप्त होता है, इन चीज़ों को आपको नोट डाउन कर लेना है। आगे देखिए, मूंगफली, गिरी, तिल, ये देखिए वसा के कुछ उदाहरण हैं। ये सब वसा के उदाहरण हैं। ये मांस, मछली, अंडा, दूध, मक्खन, ये भी वसा के उदाहरण हैं। ऊपर वाले चित्र में जो दिया है ये पादप पेड़ पौधों से प्राप्त होते हैं, ये हमें जानवरों से प्राप्त होते हैं। चना, मूंग, दाल, राजमा, सोयाबीन, मटर, ये सब प्रोटीन के उदाहरण हैं। प्रोटीन की आवश्यकता शरीर की वृद्धि तथा स्वस्थ रहने के लिए होती है। यहाँ पे ये देखिए पॉइंट और हमको मिल गया, नोट डाउन कर लीजिए। प्रोटीन की आवश्यकता शरीर की वृद्धि तथा स्वस्थ रहने के लिए होती है। प्रोटीन युक्त भोजन को प्रायः शरीर वर्धक भोजन कहते हैं, इसे भी जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा। प्रोटीन युक्त भोजन को क्या कहते हैं, शरीर वर्धक, और कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन को क्या कहते हैं, ऊर्जा देने वाला भोजन, तुरंत ऊर्जा देता है हमें। विटामिन रोगों से हमारे शरीर की रक्षा करते हैं। विटामिन हमारी आँखें, अस्थियों, दांत और मसूड़ों को स्वस्थ रखने में सहायता करते हैं। विटामिन के बारे में दिया गया है, ये भी नोट डाउन कर लीजिएगा। विटामिन कई प्रकार के होते हैं, इनके अलग अलग नामों से जाना जाता है। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के नाम से जाना जाता है। विटामिनों के एक समूह को विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। हमारे शरीर को सभी प्रकार के विटामिनों की अल्प मात्रा में आवश्यकता होती है। विटामिन ए हमारी त्वचा, आँखों को स्वस्थ रखता है। विटामिन बी बहुत से रोगों से लड़ने में हमारी मदद करता है। विटामिन डी हमारी अस्थियों तथा दांतों को, अस्थियों का मतलब हड्डियों से है, हड्डियों और दांतों के लिए कैल्शियम का उपयोग करने में हमारे शरीर की सहायता करता है। आयोडीन के कुछ स्रोत दिए गए हैं, ये चित्र में पालक, अदरक है, बाकी मछलियाँ हैं। फास्फोरस के कुछ उदाहरण दिए गए हैं। लौह मतलब आयरन के कुछ उदाहरण दिए गए हैं। यहाँ पे देखिए ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट दी गई है, हमारा शरीर भी सूर्य के प्रकाश में उपस्थित में विटामिन डी बनाता है। इन दिनों कोई भी सूर्य के प्रकाश में नहीं रह पाता, जिससे लोगों में इसकी कमी हो गई है। अब यहाँ पे क्वेश्चन को एक पॉइंट मिल गया है, सूर्य के प्रकाश से हमारा शरीर कौन सा विटामिन को बनाता है, विटामिन डी बनाता है। इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। हमारे शरीर को खनिज लवणों की आवश्यकता होती है, खनिज लवणों की अल्प मात्रा में आवश्यकता होती है। शरीर में उचित विकास तथा अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रत्येक खनिज लवण आवश्यक है। विभिन्न खनिज लवणों के कुछ स्रोतों को चित्र 2.10 में दर्शाया गया है, 2.10 में दर्शाया गया है। अधिकांश खाद्य पदार्थों में एक से अधिक पोषक होते हैं। आपने भी सारणी 2.2 में प्रेक्षणों को लिखते समय इन बातों को अवश्य देखा होगा। फिर भी किसी कच्ची सामग्री में एक निश्चित पोषक की मात्रा दूसरे पोषकों की मात्रा से अधिक हो सकती है। उदाहरणतः चावल में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा दूसरे पोषकों से अधिक होती है। इस आधार पर हम यह कह सकते हैं कि चावल कार्बोहाइड्रेट समृद्ध भोजन है। चावल में कार्बोहाइड्रेट प्रचुर मात्रा में होता है, ये चीज़ यहाँ पे नोट डाउन कर लीजिएगा। इन पोषकों के अलावा हमारे शरीर को आहारी रेशों तथा जल की भी आवश्यकता होती है। आहारी रेशे रुद्रांश के नाम से भी जाने जाते हैं। ये देखिए यहाँ पे एक नोट डाउन करने वाली चीज़ मिल गई। हमारे खाने में रुद्रांश की पूर्ति मुख्यतः पादप उत्पादों से होती है। रुद्रांश के मुख्य स्रोत साबुत खाद्य मतलब जो है जिनको हम लोग काट के जिनको हम लोग जो है पका के नहीं खाते हैं, उनको कहते हैं साबुत खाद्य। दाल, आलू, इन पोषकों के अलावा हमारे शरीर को आहारी रेशों तथा जल की भी आवश्यकता होती है। आहारी रेशे रुद्रांश के नाम से भी जाने जाते हैं। हमारे खाने में रुद्रांश की पूर्ति मुख्यतः पादप उत्पादों से होती है। रुद्रांश के मुख्य स्रोत साबुत खाद्यान्न, दाल, आलू, ताजे फल तथा सब्जियां हैं। रुद्रांश हमारे शरीर को कोई पोषक प्रदान नहीं करते हैं, फिर भी यह हमारे भोजन का आवश्यक अव्यय हैं और इनका आयतन बढ़ा देते हैं। रुद्रांश बिना पचे भोजन को बाहर निकालने में हमारे शरीर की सहायता करते हैं। इस चीज़ को आप ज़रा समझ लीजिएगा।
रुक्षांश बिना पचे भोजन को बाहर निकालने में हमारी सहायता करते हैं। मतलब जो कुछ जैसे कुछ चीज़ें हम लोग खाने में ऐसी भी खा लेते हैं जो हमारे पेट हमारे उनको डाइजेस्ट नहीं कर पाता है, तो वो चीज़ें हमारे पेट से रुक्षांश की सहायता से ही हमारा बिल्कुल जो है साफ कर दे। जैसे मूली है, मूली हम लोग खाते हैं ठंडक में, जब कभी भी खाते हैं तो मूली खाने के बाद देखिए पेट बहुत अच्छी तरीके से साफ होता है। तो उसमें क्या होता है, रुक्षांश जो इसमें फाइबर जो होता है बहुत ही प्रचुर मात्रा में होता है, इससे हमारा पेट बहुत ही अच्छी तरीके से साफ हो जाता है। जल भोजन में उपस्थित पोषकों को अवशोषित करने में हमारे शरीर की सहायता करते हैं। यह कुछ अपशिष्ट पदार्थों जैसे कि मूत्र तथा पसीने को शरीर से बाहर निकालने में सहायता करता है। सामान्य अब यहाँ पे ये चीज़ समझ लीजिएगा, जैसे हम लोग पानी पीते हैं, पानी अगर हम लोग पीना बंद कर दें या मतलब कम पानी पीते हैं तो हमारे शरीर से पसीना कम निकलेगा। पसीना कम निकलने से हमारे शरीर के अंदर जो ये जो हमारे लवण होते हैं, मतलब जो ये क्या कहते हैं उसको, जल भोजन में उपस्थित पोषकों को अवशोषित करने में हमारे शरीर की सहायता करता है। यह कुछ अपशिष्ट पदार्थों जैसे कि मूत्र तथा पसीने को शरीर से बाहर निकालने में सहायता करता है। यहाँ पर देखिए पानी जो है हमारे शरीर से मूत्र और पसीने को निकालने में सहायता करता है। अगर हम लोग पानी प्रचुर मात्रा में नहीं पिएंगे तो अपशिष्ट पदार्थ हमारे शरीर से अच्छे से नहीं निकल पाते हैं। सामान्यतः हमारे शरीर को जितने जल की आवश्यकता होती है वह हमें उन वस्तुओं से प्राप्त होती है जिन्हें हम द्रव रूप में लेते हैं, जैसे कि जल, दूध तथा चाय आदि। इसके अतिरिक्त हम जो भी भोजन पकाते हैं उनमें भी पानी का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए क्रियाकलाप दिया गया है, क्रियाकलाप में देखते हैं। एक टमाटर अथवा नींबू जैसा कोई फल लें, इसे छोटे छोटे हिस्सों में काटें। क्या ऐसा करते समय आपके हाथ गीले होते हैं? बिल्कुल हाथ गीले होंगे तो मतलब इसमें पानी है, पानी की अच्छी मात्रा है। जब कभी आपके घर में किसी फल या सब्जी को काटा, छीला या मसला जाता है तब ध्यानपूर्वक इसका निरीक्षण करें। क्या ऐसा करते समय आपको किसी ऐसे ताज़े फल या सब्जी के बारे में पता चलता है जिसमें पानी की मात्रा नहीं होती है? हम देखते हैं कि कई खाद्य पदार्थों में जल होता है। कुछ सीमा तक हमारे शरीर के लिए आवश्यक जल की पूर्ति इसी जल से हो जाती है। इसके अतिरिक्त कई खाद्य पदार्थों को पकाते समय हम उसमें जल डालते हैं। अब देखते हैं संतुलित आहार क्या होता है। संतुलित आहार सामान्यतः पूरे दिन में जो कुछ भी हम खाते हैं उसे आहार कहते हैं। हमारे शरीर की वृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए हमारे आहार में वे सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में होने चाहिए जिनकी हमारे शरीर को आवश्यकता है। कोई भी पोषक तत्व ना आवश्यकता से अधिक हो ना ही कम हो। हमारे आहार में पर्याप्त मात्रा में रुक्षांश तथा जल भी होना चाहिए। इस प्रकार के आहार को संतुलित आहार कहते हैं। क्या आप सोचते हैं कि प्रत्येक आयु वर्ग के लोगों को एक ही प्रकार का आहार की आवश्यकता होती है? बिल्कुल नहीं। जो बच्चे छोटे होते हैं उनके लिए कुछ और भोजन होता है संतुलित आहार। जो बच्चे वयस्क होते हैं उन वयस्कों के लिए अलग होता है, वृद्धों के लिए अलग होता है, सबका अलग अलग होता है। एक सप्ताह की अवधि में आप जो भी खाते हैं उसका चार्ट तैयार कीजिए। ये सब बच्चों के क्रियाकलाप दिया गया हुआ। दालें, मूंगफली, सोयाबीन, अंकुरित बीज, मूंग, चना, किण्वित भोजन, आटे का मिश्रण, केला, पालक, सत्तू, गुड़, उपलब्ध सब्जियां तथा इसी प्रकार के अन्य भोजन कई पोषक उपलब्ध कराते हैं। इसलिए कोई व्यक्ति अल्प व्यय में भी संतुलित आहार खा सकता है। ऐसा नहीं कि आपको संतुलित भोजन करने के लिए आपके पास पैसा होना ही बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कुछ चीज़ें इतनी सस्ती भी होती हैं जिनमें उपयुक्त मात्रा में सब विटामिन्स होते हैं, विटामिन्स मिनरल्स होते हैं। देखिए जैसे कि केला, पालक, सत्तू जो होता है ये कोई ज़रूरी नहीं इसको घर पे भी तैयार किया जा सकता है। गुड़ है, ये सब चीज़ें जो है इनमें जो है बहुत ज़्यादा पैसा नहीं लगता है। उचित प्रकार का भोजन करना ही पर्याप्त तो नहीं है, इसे उचित तरीके से पकाना भी चाहिए ताकि इसके पोषक तत्व नष्ट ना हो। क्या आप जानते हैं कि पकाते समय कुछ पोषक नष्ट हो जाते हैं? छिलका उतार कर ये सब्जी या फलों को धोया जाता है तो यह संभव है कि उनके कुछ विटामिन नष्ट हो जाएंगे। सब्जियों तथा फलों की त्वचा में
कई महत्वपूर्ण विटामिन तथा खनिज लवण होते हैं। चावल और दालों को बार बार धोने से उनमें उपस्थित विटामिन तथा कुछ खनिज लवण अलग हो सकते हैं। तो इसलिए हमें ध्यान देना चाहिए कि सब्जी या फल को छीलने या काटने से पहले ही धुलना चाहिए, ना कि उसको छीलने और काटने के बाद धुलना चाहिए। हम सभी जानते हैं कि पकाने से भोजन का स्वाद बढ़ता है, इसे पचाने में आसानी होती है। इसके साथ साथ पकाने में कुछ पोषक तत्वों की हानि भी हो सकती है। यदि भोजन पकाने में अत्यधिक जल का उपयोग किया जाता है और बाद में उसे फेंक दिया जाता है तो कई लाभदायक प्रोटीन तथा खनिज लवणों की हानि हो जाती है। पकाने में विटामिन सी आसानी से गर्मी से नष्ट हो जाता है। क्या यह उचित नहीं होगा कि हम अपने आहार में फल और कच्ची सब्जियों को शामिल करें? बिल्कुल उचित होगा। बूझों ने सोचा कि हर समय वसायुक्त खाना ही सर्वोत्तम भोजन है। एक कटोरी कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन की अपेक्षा एक कटोरी वसायुक्त भोजन अधिक ऊर्जा देगा। ऐसा करना सही होता है? बिल्कुल नहीं, कभी भी मत करिएगा। अतः उसने तली हुई चीज़ें, समोसा, पूड़ी, मलाई, रबड़ी, पेड़ा आदि प्रचुर वसायुक्त भोजन ही खाया। इसके अलावा उसने कुछ नहीं खाया। अब देखिए यहाँ पे उसने ऐसा कुछ खाया है तो उसकी स्थिति क्या हो गई बूझों की, ये देखिए। क्या आप सोचते हैं कि यह ठीक किया? निसंदेह नहीं। इतना अधिक वसायुक्त भोजन खाना हमारे लिए बहुत हानिकारक हो सकता है। हमारे भोजन में वसा की मात्रा अत्यधिक मोटापे का कारण बनती है। अभावजन्य रोग। एक व्यक्ति खाने के लिए पर्याप्त भोजन पा रहा है, लेकिन कभी कभी उसके भोजन में किसी विशेष पोषक की कमी हो जाती है। यदि यह कमी लंबे अवधि तक रहती है तो वह व्यक्ति इसके अभाव से ग्रसित हो जाता है। एक या अधिक पोषक तत्वों का अभाव हमारे शरीर में रोग तथा विकृतियां उत्पन्न कर सकता है। वे रोग जो लंबी अवधि तक पोषकों के अभाव के कारण होते हैं उन्हें अभावजन्य रोग कहते हैं। यदि कोई व्यक्ति अपने भोजन में पर्याप्त प्रोटीन नहीं ले रहा है तो उसे कुछ रोग हो सकते हैं, जैसे वृद्धि का अवरुद्ध होना, चेहरे पे सूजन, बालों के रंग का उड़ना, त्वचा की बीमारी तथा एवं पेचिश आदि। यदि प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट दोनों ही किसी व्यक्ति के आहार से एक लंबे समय तक अनुपस्थित रहे हैं तो उसकी वृद्धि पूरी तरह अवरुद्ध हो जाएगी। ऐसा व्यक्ति बहुत दुबला पतला हो जाएगा, वह इतना दुर्बल हो जाएगा कि चलने में भी असमर्थ होगा। देखिए दोस्तों, जब आप लोग कभी भी फास्ट रखते हैं, मतलब उपवास रखते हैं, उपवास पूरा दिन तो कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन शाम के टाइम जब आप देखते हैं तो आपको वीकनेस फील होती है, कमजोरी लगने लगती है। जब एक दिन में ऐसा हाल हो जाता है तो अगर अधिक लंबे समय तक आप अगर रहेंगे, सही से खाना नहीं खा रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं क्या स्थिति हो जाएगी। बहुत सारी बीमारियां आ जाएंगी। विभिन्न विटामिन और खनिज लवणों के अभाव से विभिन्न रोग अथवा विकृतियां हो सकती हैं। इनमें से कुछ सारणी 2.3 में दर्शाए गए हैं। सभी अभावजन्य रोगों की रोकथाम संतुलित आहार लेने से की जा सकती है। इस अध्याय में हमने स्वयं से यह जानने की कोशिश की कि विभिन्न क्षेत्रों के भोजन में इतनी अधिक विविधता होते हुए भी आहार में पोषक तत्वों का वितरण सामान्य है। यह वितरण हमारे भोजन में आवश्यक पोषक तत्वों की उपस्थिति सुनिश्चित करता है। अब यहाँ पर देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है, यहाँ पे ये जो दिए गए विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, ये एग्ज़ाम की तरफ से बहुत इम्पोर्टेंट है। विटामिन बी की कमी से क्या होता है, विटामिन सी की कमी से क्या होता है, विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग होता है, विटामिन सी से स्कर्वी मतलब मसूड़ों से खून निकलना, घाव भरने में अधिक समय का लगना, विटामिन रिकेट्स अस्थियों का मुलायम हो जाना, मुड़ जाना, कैल्शियम अस्थियों तथा दंतक्षय, अस्थियाँ या दंतक्षय मतलब हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं और दांतों में नुकसान होता है। आयोडीन की कमी से घेंगा रोग, गर्दन की ग्रंथि फूल जाती है, बच्चों में मानसिक विकलांगता आ जाती है, लौह आरक्तता, कमजोरी, खून की कमी हो जाती है।